Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is mole concept. लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे कवर किया था और हमने देखा था एक बेसिक सा फॉर्मूला कि मोल किस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्विक रिकॉल अगर करें तो बताओ मोल अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मोल एक तरह का क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज Na, एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे कि डजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोल को फिर हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि मोल को इंट्रोड्यूस क्यों किया, ठीक है, केमिस्ट्री में। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज यहाँ पे मोस्टली अपन बात करेंगे कुछ इंटर कन्वर्जन की, कि मोल और मास में रिलेशन पहला, मोल और नंबर में रिलेशन दूसरा, मोल एंड वॉल्यूम में रिलेशन तीसरा। तो हमें तीन तरह के इंटर कन्वर्जन यहाँ पे समझने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक मोल हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर को जिसको बोल रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अच्छा, मोल को अपन रिलेट करें किससे बच्चा, मास से। तो मोल को मास से रिलेट करेंगे, उसमें एक आपको सीधा सा एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या मोल का फॉर्मूला होता है, क्या एक मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। शायद आपको लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या, कि आपको मोलर मास मेमोराइज करना है 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है। तो आई होप आपने किया होगा वो काम। तो मोल का फॉर्मूला हो गया कोई भी सब्सटेंस का मास अपॉन उसका मोलर मास। जैसे कि हमारे पास क्या है, 24 ग्राम कार्बन एटम है, ठीक है। तो हमें मोल निकालने हैं कार्बन के, तो मोल ऑफ कार्बन, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, तो मोल ऑफ कार्बन कितना हो गया, मास क्वेश्चन में दिया हमें कितना, 24। कार्बन का मोलर मास आपसे याद करने को बोला था, वो फिलहाल कितना होता है, 12 होता है। तो कितना आ गया मेरे पास, 2 मोल। तो 24 ग्राम कार्बन का क्या मतलब रहेगा बच्चा, 2 मोल रहेगा, ठीक है। जैसे कि बात कर लेते हैं 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया को रिप्रेजेंट करते हैं अपन NH3 से। अच्छा, यहाँ पे देखो NH3 का हमें मास दिया है 34 ग्राम, ये गिवन मास है। तो 34 अपॉन मोलर मास कितना है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है क्या, NH3। अच्छा, NH3 में मोलर मास, इसके पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा, तो नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 + 3 कितना, 17। तो अमोनिया का मोलर मास कितना हो गया, 17। तो 34 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ रहा है, 2 मोल, ठीक है। तो इस तरह से हम मोल और मास में रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करते हैं मोल और वॉल्यूम की। बच्चा, हमारे पास अगर कंडीशन गिवन है क्या, STP। STP की फुल फॉर्म होती है क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपन लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर लेते हैं अपन 1 atm, या डिफरेंट यूनिट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब इस डिफरेंट यूनिट में कितना हो जाएगा, 273, जो कि लास्ट क्लास में अपन कवर कर चुके हैं। उसी तरह से प्रेशर 1 atm को लिख सकते हो 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर, ठीक है, उस तरह से। फिलहाल तो ये हमारे पास कंडीशन है STP की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इतना ले रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर अपन इतना ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कोई भी हमारे पास गैसियस कंपोनेंट है, कोई भी हमारे पास गैसियस कंपोनेंट है, जैसे कि आपने ले लिया हाइड्रोजन गैस ले लिया, या O2 गैस ले लिया, या नाइट्रोजन गैस लिया। अब आप इसका क्या लिया, STP की कंडीशन हमें क्वेश्चन में बोली गई है, इसका हमने क्या ले लिया, 1 मोल ले लिया, सभी का कितना, 1 मोल ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट इस STP पर हाइड्रोजन के 1 मोल का, या ऑक्सीजन के 1 मोल का, या नाइट्रोजन के 1 मोल का जो वॉल्यूम आता है बच्चा, वो फिक्स आता है कितना, 22.4 लीटर। यहाँ पे भी कितना आएगा, 22.4 लीटर, और यहाँ पे भी कितना है, 22.4 लीटर। इसी को क्या बोलते हैं, इसका मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैस, कोई सी भी आपने डिफरेंट टाइप ऑफ गैस ले लिए, बट कोई भी गैस का अगर आपने 1 मोल लिया है अमाउंट, तो उसका बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम STP की कंडीशन पे इतना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से मोल और वॉल्यूम में अपन रिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम इतना, तो 2 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे हैं? जैसे कि क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, इसमें हमसे बोला है कि 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा STP पर। तो हमारे पास अगर 1 मोल नाइट्रोजन गैस होती तो उसका वॉल्यूम कितना होता, 22.4 लीटर। 3 मोल है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आंसर आ गया हमारा। या थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएं, हम मास और वॉल्यूम में भी रिलेशन दे सकते हैं, हम मास और वॉल्यूम में भी रिलेशन दे सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 32 ग्राम CH4 है। हमारे पास क्या है, मास दिया है CH4 का
32 ग्राम। एसटीपी पर पूछा है इसका वॉल्यूम कितना होगा CH4 गैस का। तो सबसे पहले देखो हम वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं मोल से, बट क्या हमें मोल गिवन है क्या? नहीं, हमें क्या गिवन है? मास। तो पहले मास को कन्वर्ट करेंगे मोल में, फिर मोल को रिलेट करेंगे अपन वॉल्यूम से। तो क्या स्टेप हो गया? फर्स्ट स्टेप में अपन फाइंड करेंगे यहाँ पे क्या? मोल ऑफ CH4। मोल का फॉर्मूला क्या है? मास 32 ग्राम और मोलर मास। कार्बन का होता है 12, 4 हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया? 16। कितने मोल आगे स्टूडेंट? यहाँ पे 2। तो मोल 32 ग्राम में हमारे पास CH4 के कितने मोल है? 2। अब यहाँ पे देखो कोई भी हमारे पास गैस हो, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। एसटीपी की कंडीशन पे तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 44.8। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया हमारा, कितना वॉल्यूम कितना होगा? 44.8 लीटर। तो यहाँ पे हमने रिलेशन प्रोवाइड कर दिया मास और वॉल्यूम में, या आप बोल सकते हो मोल और वॉल्यूम में। ठीक है, 2 रिलेशन हो गए। तीसरा रिलेशन तो आसान ही है, मोल का नंबर से, जो कि फर्स्ट क्लास में अपन कवर कर चुके हैं कि 1 मोल अपने आप में किसको बताता है? एक नंबर को बताता है। किस नंबर को बताता है? एवोगैड्रोस को। तो 1 मोल इतना नंबर, 2 मोल मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 मोल मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो बच्चा। समझ में आ रही बात? कि हमारे पास वाई से वर्सा उल्टा भी काम कर सकते हैं कि मोल को वॉल्यूम में रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को आप मोल में भी रिलेट कर सकते हो। उसी तरह से मोल से मास निकाल सकते हो, या मास से आप मोल निकाल सकते हो। मोल से नंबर निकाल सकते हो, या नंबर से आप मोल भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है कैसे? कोई एक इंटर कन्वर्जन में करके दिखा देता हूं। जैसे आपसे क्या बोला है कि हमारे पास 34 ग्राम NH3 है, पूछा है इसके मोल कितने होंगे। तो मोल तो निकालना आसान है। मोल ऑफ NH3 कैसे निकालेंगे अपन? मोल का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। NH3 का नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3, 14 + 3 17, कितने आ रहे हैं? 2। तो देखो यहाँ पे हमने मास को कन्वर्ट कर दिया किसमें? मोल में। मास को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मोल में। तो मास और मोल में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो आप। उसी तरह से आप वॉल्यूम और मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। जैसे कि हमारे पास कोई गैस है, उसका वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है कितना? 2.24 लीटर। तो पूछा है मोल कितने होंगे। तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया 10 से, तो मोल को भी डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हम बोलेंगे 0.1 मोल। ठीक है, तो ये अपने को काफी इंपॉर्टेंट एक इंटर कन्वर्जन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम्स इस पर्टिकुलर रिलेशन से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड छोटे मोटे अपने को क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन में मोल को वॉल्यूम से कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, वॉल्यूम को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो 22.4 से। ठीक है, एंड सो ऑन। एटॉमिक वेट को यहाँ पे अपन बोल रहे हैं क्या बच्चा? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक। एटम के लिए एटॉमिक वेट, या हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसको क्या बोले? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये अपन समझ चुके हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, या गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, या गिवन वॉल्यूम अपॉन एसटीपी। तीनों फॉर्मूला से अपन निकाल सकते हैं मोल। मोल नंबर रिलेशन, मोल मास रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन। तो अभी तक अपन ने जो भी स्टडी किया है पूरे फर्स्ट लेक्चर में और यहाँ तक, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कोई भी बुक उठा लो रैंडमली, आसानी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज। देखो यहाँ पे अभी वेट दिया है मेरे को और पूछा है वॉल्यूम। ठीक है, अब हमसे कंडीशन दिया है सभी में एसटीपी, तो हम तो जानते हैं कि अगर 1 मोल अगर CO2 होती तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। अब यहाँ पे देखो हमें क्या मोल गिवन है क्या? नहीं। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चा? मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मोल निकालेंगे CO2 के मोल निकालेंगे कुछ इस तरह से। मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। यस और नो? वेट ऑफ CO2 तो गिवन है 4.4, और CO2 का मोलर मास कैसे निकाल लेते हैं? एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको भी। कार्बन का होता है कितना स्टूडेंट? 12। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो गया बोलो? 32। तो मोलर मास ये कितना हो गया? 44। तो CO2 का मोलर मास कितना हो गया? 44। तो 4.4 अपॉन 44 कितना आएगा? 0.1। कितना आएगा? 0.1। तो हमारे पास CO2 के इस मास में कितने मोल है? 0.1। तो ये रिलेशन फॉलो कर सकते हैं भी। 1 मोल में तो इतना,
तो 0.1 मोल CO2 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द 4 ग्राम ऑफ इथाइलिन एट एसटीपी, ठीक है। तो इथाइलिन से पहले अपन क्या निकालेंगे, उसके मास से उसके मोल निकालेंगे और फिर मोल और वॉल्यूम में रिलेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करेंगे, ओके। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो मास दिया है और हमसे पूछना चाह रहा है नंबर। वो जो 3 हमने इंटर कन्वर्जन देखे ना बच्चा, उन्हीं पे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ट्राई कर लेते फिर भी अपन। तो पहले तो मास से निकालेंगे क्या, इसके मोल और हमें पता है कि अगर 1 मोल है तो Na नंबर एटम्स है वहां पे 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब इसमें जितने मोल है उसके करस्पॉन्डिंग आप उसमें नंबर पे कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आपका फिलहाल टारगेट क्या है, इससे क्या निकालेंगे अपन, मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास NH3 का कितना होता है 17, ठीक है। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 17। अच्छा हमसे यहाँ पे देखो इसने एक वर्ड पूछा है एटम्स, इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने को। इसको बोलते हैं एटोमिसिटी। एटम्स जैसे कि एक हमारे पास NH3 का मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास क्या है NH3 का मॉलिक्यूल है, तो इसकी एक यूनिट में टोटल कितने एटम है, बोलो 4, एक तो नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे देखना इसका सेंस क्या है कि हमारे पास 1 मोल अगर NH3 है ना बच्चा, तो इसमें टोटल एटम कितने हैं, तो आप बोलोगे 4 मोल एटम्स है। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। क्योंकि इसके एक यूनिट में 4 एटम है, तो अगर इसके 1 मोल NH3 लिया है तो 4 मोल एटम आएंगे। तो यहां पे आप जो मोल निकालोगे वो NH3 के निकालोगे, ठीक है। और उस मोल के करस्पॉन्डिंग अपन यहां पे जब नंबर बता देंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, बट साथ ही साथ अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे 4 से भी, ठीक है। समझा गया। तो एटोमिसिटी यहाँ पे कितना हो गया स्टूडेंट, 4 हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास Na। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। दिस 4.25 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय Na, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ 2.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो हमें वॉल्यूम गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं इंटर कन्वर्जन वाला, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो कितना आंसर आएगा 0.224 अपॉन 22.4, कितना आ रहा 0.01। नेक्स्ट, अगेन मास से निकालेंगे पहले मोल, मोल से कन्वर्ट, मोल को कन्वर्ट करना है अगर नंबर में तो मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, ठीक है। उसी तरह से मोल दिया है, ऑक्सीजन एटम पूछा है, तो अब यहां पे ध्यान देना हमारे पास जो एक H2 है, हमारे पास जो एक H2 है इसमें एक ऑक्सीजन का एटम है, यानी कि अगर हमारे पास X H2O के मोल आते हैं तो उस वही मॉलिक्यूल्स किसके हो जाएंगे, एटम्स किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़े थोड़े से पार्ट चेंजेस हो रहे हैं ना, जैसे इसमें पूछ लिया अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे बच्चा, इसमें ऑक्सीजन के मोल, जैसे कि इसको सॉल्व भी कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। हमारे पास 3.6 मोल है, तो ऑक्सीजन के भी सेम मोल होंगे। अगर इसके मोल 3.6 हैं तो ऑक्सीजन के भी कितने हैं 3.6 मोल। तो ऑक्सीजन के मेरे को मोल पता लग गया, बट हमसे पूछा है ऑक्सीजन का मास। तो ऑक्सीजन का मास कैसे निकालेंगे कि हमें पता है मोल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मेरे से मास पूछा है तो क्या कर दूं, मोल इंटू मोलर मास मल्टीप्लाई कर दे। मोल है मेरे पास कितना 3.6, और ऑक्सीजन का जो है मोलर मास कितना होता है 16, मल्टीप्लाई कर दो इसको, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टेन। तो यहाँ पे एक बेसिक पार्ट हमने कवर किया है किसका, मोल कॉन्सेप्ट का, जिसमें आपको सिर्फ 3 रिलेशन याद रखने हैं, मोल मास, मोल वॉल्यूम, मोल और नंबर में इंटर कन्वर्जन, दैट्स इट, ठीक है। एसटीपी की कंडीशन होती है। नेक्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट में ही आगे पढ़ते हैं अपन क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद केमिकल रिएक्शन पे अपन पहुंच जाएंगे। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से अगर रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये इसको एक केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और क्या बना दिया, CO2 बना दिया। चारकोल लिया आपने, कोयला, उसको जला दिया, तो जैसे ही जलाओगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा सराउंडिंग में और किसमें कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। तो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है ना बच्चा, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट गए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नए बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो यहाँ पे कई सारे अपन यहाँ पे लॉज अप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट लॉ है यहाँ पे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आसान से कॉन्सेप्ट है वैसे। देखो ये कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो इस लॉ को। तो जैसे कि मान लिया आपने ये कितना लिया बच्चा, 12 ग्राम लिया है,
और ये कितना लिया है, लेट्स सपोज 32 ग्राम लिया है, तो ये 12 और ये 32, टोटल मास कितना हो गया इन दोनों का मिला के 44। तो इसका मास भी कितना है 44, तो इसका मास भी कितना होगा 44। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि पहले जितना मास था बाद में भी उतना ही मास रहेगा, यानी कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है और जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, और इसको अपन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कैसे, देखो इसका ये 1 मोल है, इसका ये 1 मोल है, तो इसका भी 1 मोल बनेगा। इसके 1 मोल का मास कितना होता है 12 ग्राम, इसके 1 मोल का मोलर मास कितना हो गया 32 ग्राम, इसके 1 मोल का मास कितना हो गया 44। तो इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपन। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा और जो प्रोडक्ट का टोटल मास होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या है, कंजर्वेशन है, मास का क्या है, कंजर्वेशन है। बट आप खुद से बोलो क्या ये लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं। कई सारी केमिकल वो रिएक्शन होती है, जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, कौन सी, यूरेनियम का डिकम्पोजिशन हो रहा है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं तो वहाँ पे यूरेनियम का जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, एनर्जी में। आपने काफ़ी फेमस इक्वेशन देखा होगा, डेल्टा E इक्वल्स टू mc², डेल्टा mc², है ना, एनर्जी और मास रिलेशन जो कि आइंस्टाइन ने दिया है। तो उसमें देखो ना, एनर्जी और मास में एक रिलेशन है, यानी कि हम मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में। और यही होता भी है न्यूक्लियर रिएक्टर में, यूरेनियम ब्रेक होता है, यूरेनियम का कुछ मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो ये क्या लॉ हर जगह एप्लीकेबल होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वहां पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अपन सर्टेन लॉस को 1 by 1 पढ़ते हैं, जैसे कि मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इट अकॉर्डिंग टू दिस मैटर नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। बट ये कहीं ना कहीं गलत भी हो गया ना, मैटर को तो अपन डिस्ट्रॉय करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं बता भी चुका हूँ कि जो ये लॉ है वो न्यूक्लियर रिएक्शन पे के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे देखो 10 ग्राम ऑफ CaCO3 हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ CO। शो दीज ऑब्जर्वेशन आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे खुद से कॉमन सेंस से देखो ना, CaCO3 का, अच्छा ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि CaCO3 का अगर हीट करते हैं आप तो किस में कन्वर्ट होता है, CaO सॉलिड और CO2 गैस। ठीक है, अब इसका मास हमारे पास कितना है 10 ग्राम, ये कितना है मेरे पास बच्चा 10 ग्राम, 10 ग्राम्स। तो इन दोनों का जो टोटल मास भी कितना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 10 ग्राम। तो यहाँ पे देखो जैसे इसको हीट किया तो 4.4 ग्राम तो CO2 मिली और 5.6 ग्राम CaO मिल गया। तो 4.4 प्लस 5.6 10 हो रहा है, यस, इधर भी 10 उधर भी 10, यस, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मार्क्स को एग्रीमेंट है यहाँ पे, यस, वी कैन प्रूव दैट। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है, देखो एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय द वेट irrespective of the source or the method of preparation। ओके, जैसे कि आपने क्या लिया, H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो H2O देखो हमने कहाँ से ले लिया, एक बार ओशन से H2O मॉलिक्यूल को निकाला है, या लेबोरेटरी में अपन ने H2O मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करवा के, या आपने किसी लेक से H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया है, जो रेन वाला H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, या जो मडी वाटर है उससे H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। तो कोई भी आपने सोर्स ले लिया या कोई भी आपने प्रिपरेशन मेथड ले लिया, वहां पे जब हम H2O की बात करेंगे तो यहाँ पे जो H2O में हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका जो वेट का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिफाइनाइट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। क्या मतलब है समझते हैं। देखो यहाँ पे H2O में दो तो हाइड्रोजन एटम है बच्चे, दो तो क्या है हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन एटम का मोलर मास कितना होता है बोलो, 1, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसका मास कितना रहेगा हमेशा 2 ग्राम और इसका कितना रहेगा 16 ग्राम। और यही तो एक रीजन है कि H2O का टोटल मास हमारे पास कितना है 18 ग्राम बोलते हैं इसका मोलर मास। ठीक है, इसका मोलर मास कितना है स्टूडेंट 18 ग्राम। तो 18 ग्राम है तो उसमें हमेशा 2 ग्राम तो रहेगा हाइड्रोजन का और 16 ग्राम रहेगा ऑक्सीजन का, भले ही आप कोई सा भी वाटर यहाँ पे यूज करो। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी बोल सकते हैं कॉमन सेंस लॉ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और द कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है,
A given compound always contain exactly the same proportion element by the mass. Pure water obtained from the different source such as river water etc. always contain hydrogen and oxygen combining together in a ratio of 1:8. जो भी अभी अपन ने डिस्कस किया कि H2O में जो है हाइड्रोजन का कितना मास था बोलो 2 और ऑक्सीजन का कितना था 16, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है 1:8. ठीक है, उसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है अगेन, जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी है, इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब होगा स्टूडेंट? तो पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड था डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड है मल्टीपल प्रोपोर्शन. इसमें क्या देखते हैं अपन कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, अच्छा आजकल साइंटिस्ट के नेम हमसे काफ़ी रेयरली पूछा जाता है ना के बराबर, एक्चुअली रिसेंटली तो कभी पूछा भी नहीं 4-5 ईयर्स में. ठीक है, तो फिलहाल वो स्किप कर सकते हैं, पर पहले पूछे जाते थे मोस्टली, वो भी बायोलॉजी सेक्शन में. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more than 2 compound, then the masses of one of the element that combines with the fixed mass of the other element are in a ratio of small whole number. क्या बोलता है मल्टीपल प्रोपोर्शन? कि हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट हैं. ठीक है, अब दोनों डिफरेंट एलिमेंट किसी थर्ड कॉमन एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो उनके मासेस का रेशो होगा वो क्या किस में रहेगा, या तो इक्वल रहेगा या किस में रहेगा, एक रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर के रेशो में रहेगा. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो H एक बार बना रहा है वो H2O2, एक कंपाउंड ये हो गया, एक बार बनाया इसने H2O2. तो यहाँ पे देखो इसमें जो हाइड्रोजन का मास है इस कंपाउंड में वो कितना है 2, इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है बोलो 16, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है 2, इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है 32. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स ले लेते हैं. हाइड्रोजन का मास आपने क्या ले लिया, फिक्स ले लिया. यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है. यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2. तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एक बार है 16, एक बार है 32. एक बार ऑक्सीजन का मास कितना है बच्चा 16 और एक बार क्या है 32. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1:2, है ना. तो H2O में तो जो ऑक्सीजन का मास है वो है, मतलब H2O और H2O2 में अगर ऑक्सीजन के मास का हम रेशो लेते हैं तो कितना आ रहा है 1:2. देख भी सकते हैं आप, यहाँ पे ऑक्सीजन 32 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है. ठीक है, तो यही बोलता है. तो कई बार तो जो वो है रेशो वो इक्वल भी आ जाता है, कई बार क्या आ रहा है डिफरेंट भी आ रहा है, बट वो किस में होगा, होल नंबर में होगा. ठीक है, स्मॉल होल नंबर. ओके, सिंपल इंटीग्रल उसको बोल रहे हैं. जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं. हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड. द हाइड्रोजन कंटेन इन वन और वन ऑफ दीज इज दिस परसेंट. हाइड्रोजन का हमारे पास बोला है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बना रहा है. एक कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है, तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन का रिमेनिंग पोर्शन जो परसेंटेज ऑक्सीजन का होगा, कॉमन सेंस की बात है. दूसरा इसने ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, वाइल दी अदर, दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है, तो 100 से माइनस कर देंगे तो वहां पे ऑक्सीजन का परसेंटेज अपने को पता लग जाएगा. ठीक है, अच्छा. शो दैट दीज आर डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो हाइड्रोजन का देखो फर्स्ट में इतना परसेंटेज है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा 100 माइनस 30, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो गया 94.07. ठीक है, अब सेकंड कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन का परसेंटेज हमें दिया है, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा. अब दोनों कंपाउंड में देखो आप, इस वाले कंपाउंड में और उस वाले कंपाउंड में, इन द फर्स्ट कंपाउंड द नंबर ऑफ पार्ट बाय द ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद द वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज, तो कितना आ जाएगा 15.86 पार्ट. तो आपने क्या किया बच्चा, जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन का तो मास कितना था 94.06 और हाइड्रोजन का कितना था 5.96. ठीक है, तो 5.96 अगर परसेंट हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 94.07. बट हाइड्रोजन का अगर 1% मास ले रहे अपन, तो ये सिंपल सा मैथ्स है कि 5.93% मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन का कितना मास रिक्वायर्ड है 94.07% मास ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर हमारे पास 1% मास ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो कितना वैल्यू आती है ऑक्सीजन के लिए 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93 जो कि लिखा हुआ है. समझ पा रहे हैं? 1% के लिए बात कर रहे हैं. क्यों कर रहे हो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. अभी किसके लिए बात करी है हमने, कि आपने हाइड्रोजन के लिए 1 मास के लिए बात कर रहे हैं. 1% बोल दो या जो भी है, या 1 पार्ट बोल दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चा 15.86. तो ये तो फर्स्ट कंपाउंड में हमने देखा,
कि ऑक्सीजन का इतना पार्ट लगेगा। आप सेकंड केस में भी ऐसे लिखते हैं, हमारे पास सेकंड केस में हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना था, ऑक्सीजन का इतना था, तो ऐसा लिख सकते हैं अगेन कि 11.2% ऑफ हाइड्रोजन है तो 18.8% ऑक्सीजन रहेगा। तो अगर 1% हाइड्रोजन लिया है तो इससे डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आ रहा है क्या 7.9 पार्ट ऑक्सीजन होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन था 15.86 और सेकंड वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन है 7.9। तो यहां पे अगर ऑक्सीजन का मास लेते हैं, अब हाइड्रोजन का मास आपने फिक्स किया है, दोनों के केस में 1%, तो उस वाले में एक में तो ऑक्सीजन है इतना, एक में ऑक्सीजन इतना, तो ये 2:1 आ रहा है रेशो। तो अगेन सिंपल रेशो को फॉलो कर रहे हैं, यस। तो अगेन इसको बोल देंगे, ये जो क्वेश्चन में हमें डेटा दिया है वो अपने आप में मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे कि अरे ये इससे इजी एग्जांपल ये था, अपन जो बहुत आसान सा क्वेश्चन लिए थे ये वाला, कि हाइड्रोजन का यहाँ पे भी मास 2 लिया है, यहाँ पे भी मास 2 लिया है, तो इसमें 16 है, इसमें 32 है, 16 और 32 का रेशियो लिया तो 1:2। तो यहाँ पे भी देखो ना, हाइड्रोजन का हमने फिक्स मास लिया है, हाइड्रोजन का मैंने क्या लिया है, फिक्स मास लिया है, तो उससे जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वहां पे ऑक्सीजन का जो मास होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में रहेगा। ओके, ये हो गया हमारे पास कौन सा स्टूडेंट, मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट। परसेंटेज मास का क्या मतलब रहेगा, हमारे पास जैसे कि कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड है, अब कंपाउंड में क्या होते हैं, एक से ज्यादा तरह के हमारे पास एटम्स हैं, तब उसमें से किसी भी एक एटम का परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो वो कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। मैं पहले इजी सा क्वेश्चन कराता हूँ, इस पे बाद में, और ये फॉर्मूला भी अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, CaCO3 है, CaCO3 पूछा है, CaCO3 में कार्बन का परसेंटेज कितना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बच्चा, इसका मोलर मास निकालते हैं पहले। CaCO3 का अपन क्या निकालते हैं, यहाँ पे मोलर मास निकालते हैं। CaCO3 का मोलर मास, तो बोलो कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा बोलो 48। तो CaCO3 का मोलर मास कितना रहा है बोलो 100 ग्राम, ठीक है। तो CaCO3 का मोलर मास है कितना 100 ग्राम। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि इस CaCO3 का अगर आपने 1 मोल सब्सटेंस ले लिया है, यानी कि 1 मोल मतलब 100 ग्राम, तो इसमें कार्बन का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे खुद से बोलो ना, अगर इसका 1 मोल लिया है तो कार्बन का भी 1 मोल होगा, क्योंकि कार्बन इसकी एक यूनिट में एक कार्बन है, तो इसका अगर 1 मोल तो कार्बन का भी 1 मोल, कार्बन का 1 मोल यानी कि कार्बन का मास कितना हो गया 12। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है तो मैं क्या लिखूंगा, वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो वेट ऑफ कार्बन कितना है 12, टोटल वेट कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है 12%। डेटा इसलिए लिया ताकि वो आपको समझने में आए, 100 से 100 इजीली कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं, इसका टोटल मास है 100, उसमें कार्बन का मास है 12, तो ऑब्वियसली कार्बन की परसेंटेज कितनी है 12। तो यहाँ पे देखो, अब मान लो हमसे ऑक्सीजन का पूछ रहा होता, तो ऑक्सीजन की बोलो परसेंटेज कितनी है 48। तो कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे लिखा है इसने, weight of a number of atoms into atomic mass of the element multiply by 100 upon the formula। देखो ये तो फॉर्मूला मास, तो यानी कि तो क्या हो गया मोलर मास, तो मोलर मास नीचे आ रहा है। अब जो हमारे पास सब्सटेंस का मास है, अब सब्सटेंस के मास को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ, या मोलर मास, है ना। हमारे पास कितने एटम है उसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। समझ में आ रही बात, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला याद भी नहीं हो रहा तो मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ देखो, मास ऑफ सब्सटेंस मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 100 दैट्स इट। तो आप निकाल सकते हो इसमें परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल। तो क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इथाइल अल्कोहल का आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा है कि इसमें मास परसेंट बताना है हमने डिफरेंट एलिमेंट का, यानी कि कार्बन का कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का कितने परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है।
तो आसान सा फॉर्मूला है क्या, सबसे पहले आप निकाल लो इसका मोलर मास। तो दो तो कार्बन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12.01 क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है मोलर मास की, बट उतना नेसेसरी नहीं होता 12th स्टैंडर्ड तक, तो 12 ले लेते हैं अपन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कार्बन का मोलर मास आ गया। हमारे पास हाइड्रोजन 5 तो ये रहा और एक ये रहा, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, तो हमने निकाल लिया इसका मोलर मास कितना आ रहा है 46, इसका मोलर मास है। अच्छा, अगर मुझे पूछा है मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन यही तो है, 2 कार्बन के एटम है ना इसमें, तो इतना टोटल मास कितना है इतना मल्टीप्लाई बाय कर दिया 100 से, हमारे पास क्या आ गया परसेंटेज। बाकी सबके लिए भी सेम मेथड से अपन मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन अ गिवन कंपाउंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, इसका मोलिकुलर मास निकाल लो और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, कैल्शियम के मास से। तो मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैल्शियम का मास तो कितना हो गया 40, इसका पूरा मोलिकुलर मास कितना आता है 164, निकाल के देख लेना आप, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन का कितना होता है 17, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का 16, तो 3 का कितना 48। तो इनका मास फिर वो टाइम्स 2 डबल करना है वो, ठीक है। बाकी इजी से क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको घर पे ट्राई कर सकते हैं, विदाउट सॉल्यूशन आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी अच्छा सा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हमसे। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर कंपाउंड जिसको प्रोपेन बोलते हैं, आपने IUPAC नेम अगर नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो उसमें आइडिया होगा आपको, इस कंपाउंड को बोलते हैं प्रोपेन। तो इस प्रोपेन के कंपाउंड में कितने कार्बन के एटम है, तो आप बोलोगे सर 3, सो कार्बन C ऐसे 3 लिख देंगे, कितने हाइड्रोजन है 3 3 6 और 2 8 H8। तो इसमें टोटल कार्बन के एटम कितने 3, हाइड्रोजन के कितने एटम इसमें 8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर, एक्चुअल की जगह में लिख देता हूं इसको क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि कार्बन के टोटल कितने हैं 3, हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं 8, तो ये इसका क्या हो गया प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया क्या C3H8, ठीक है। ये तो हो गई बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि इंपेरिकल फॉर्मूला का एक टेबल सा बना लेते हैं अपन, वो ज्यादा आसान रहेगा। हमारे पास कोई कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन का सबको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है शायद से, C6H6। यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन में अगर बात करें तो इसके भी एटम है 6 और इसके भी कितने एटम है 6। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है अपने आप में, इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या बता रहा था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 6, टोटल नंबर ऑफ एटम। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताएगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स। तो इसके 6 इसके 6, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है इसी सेम कंपाउंड में, तो हम बोलेंगे क्या C1H1, 6 से डिवाइड कर दिया, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 1:1। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, बट बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला होगा C1H1 यानी कि CH। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का C6H6, बट इंपेरिकल फॉर्मूला होगा क्या CH। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते इस पे, हमारे पास बोला है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो ग्लूकोज का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये क्या हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना है ग्लूकोज का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारे पास एटम्स है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे अपन। तो कार्बन के 6 थे, हाइड्रोजन के 12 थे, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं एटम्स का। तो 1:2:1, 6 से डिवाइड कर दिया सभी को, तो 1:2:1, ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है। तो ये इसका क्या हो गया ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे CH2O।
तो CH2O तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, और C6H12O6 इसका क्या हो गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्लासेस में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे से, क्या H2O के लिए कि H2O का बताओ, H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, H2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे देखो H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा वाटर का ना, H2O। साथ ही साथ यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के एटम में कितने 2, ऑक्सीजन का एटम में कितना 1, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही तो है, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, नहीं इसको कर सकते थे ना अपन, 6 से 12 6 को सिंप्लीफाई कर दिया 1 2 1, बट इसको कर सकते क्या अपन, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं। तो H2O का पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम रहेगा। अब हमारे पास ये तो हमने समझ लिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, बट जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे अपन से पूछे जाएंगे बच्चा, वो समझ लेते हैं अपन ना, और यही इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे समझना। देखो हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसका बोला है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज दिस CH2O, बोला इसका मॉलिक्यूलर वेट इज 90, पूछा आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, यानी कि हमसे एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, और साथ ही साथ एटॉमिक वेट गिवन है। तो यहाँ पे इस तरह के, और हो सकता है आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो और पूछा जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आसान ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमेशा आपने को याद रखना है क्या, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में रिलेशन होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स n, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स n। जैसे इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ ना, फिर बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो बेंजीन था, तो बेंजीन का देखो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला था वो क्या था C6H6, और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो क्या था CH था। बेंजीन का याद आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या था C6H6, और एम्पिरिकल फॉर्मूला तो क्या था CH। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स n, क्या अगर इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, यस। तो ये रिलेशन को तो अपन वहां प्रूफ कर दिए, अब इसको यूज कर लेते हैं। तो देखो हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है, सॉरी कैलकुलेट जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। यहाँ पे देख सकते क्या, ये मान लो मेरे पास 6 अननोन होता तो इसकी वैल्यू कैसे, इसको बोल देते थोड़ी देर के n, तो n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, n आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन है 90, और एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास है एम्पिरिकल जो फॉर्मूला का जो मास है मोलर मास, जैसे कि कार्बन का कितना हो गया 12, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, और एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो कितना हो रहा है 30। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल मास है वो आ गया कितना, इतना 30, और मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है 90, तो 90/3 तो कितना आ गया 3, तो n की वैल्यू आ गई 3, n की वैल्यू 3। तो हमारे पास देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, अब यही वाला रिलेशन फॉलो करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास CH2O को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो क्या बनेगा C3H6O3, C3H6O3, C3H6O3। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, क्रॉस चेक कर लेंगे। देखो इस कंपाउंड जो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आना चाहिए 90, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 48, 6 हाइड्रोजन का कितना हो गया 6, और एक कार्बन का होता है 12, तो 3 कार्बन का कितना हो गया बच्चा 36। सम करो इसको, कितना आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है 90। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से इस पे थोड़ा सा आपको बच्चा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ऑल द गिवन है बट नहीं, नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, मोलर मास अपॉन 2। एक्चुअली क्या होता है वेपर डेंसिटी, क्या होती है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिलेट कर रहे होते हैं किसी भी कंपाउंड को, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, तो मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आप घर पे ट्राई करना है। जैसे कि इसको सॉल्व करें, देखो हमसे एक क्वेश्चन में बोला है कि इसका कोई एक कंपाउंड जिसका वेपर डेंसिटी 83, वेपर डेंसिटी गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे उसका मोलर मास। जो अभी भी अपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो उसमें मोलर मास हमें गिवन था 90, इसमें मोलर मास डायरेक्टली गिवन है क्या, नहीं, उसको इस टर्म में गिवन है। समझ में आ रहा है कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे अपन,
तो एक कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया कि वेपर डेंसिटी को कैसे निकालोगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या मोलर मास को कैसे निकालोगे, तो वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। तो वेपर डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 83, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो क्या आ गया मेरे पास, कंपाउंड का मोलर मास आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। पूछा है हमसे इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछा है, मोलिकुलर वेट तो अपन यहीं पे निकाल लिए। हमसे बोला है कि उस जिस कंपाउंड के बारे में आपको ये काम करना है वहां पे कार्बन का परसेंटेज इतना, हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। अब रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका परसेंट और इसका परसेंट सम कर दो और 100 में से माइनस कर दो तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल के करेंगे क्या अपन, तो देखो हमने मास परसेंटेज पे पहले ही बात किया, वो CaCO3 वाला एग्जांपल याद आ रहा है आपको कि CaCO3 का जो टोटल मास था 100 था, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना था, 12। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज वो अपने को फॉर्मूला वहां पे पता था मेरे को, CaCO3 कि 3 तो ऑक्सीजन होंगे, 1 कैल्शियम होगा, 2 ऑक्सीजन होगा, तो मेरे को वहां पे फॉर्मूला पता था, तो मैं मास परसेंट निकाल लिया। इसमें उल्टा काम कर रहे हो, सॉरी इसमें उल्टा काम कर रहे हो, इसमें मास परसेंट पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकाल देंगे, मास परसेंट को डिवाइड कर दोगे सीधा सा उसके मोलर मास से, दैट्स इट। तो जो भी कार्बन का परसेंटेज इसको डिवाइड कर दो 12 से, हाइड्रोजन को डिवाइड कर दो 1 से, ऑक्सीजन का जो भी परसेंटेज है डिवाइड कर देंगे उसको 16 से। देखो यहाँ पे कार्बन का जो भी परसेंटेज है डिवाइड कर दो 12 से, हाइड्रोजन का जो भी परसेंटेज है डिवाइड कर दिया 1 से, ऑक्सीजन का जो भी परसेंटेज है डिवाइड कर दिया 16 से। तो ये हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स एटम्स आ गए, कार्बन के इतने एटम्स, हाइड्रोजन के इतने एटम्स और ऑक्सीजन के इतने एटम्स। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी ये रेशियो आ रहा है, जो भी ये नंबर आया है, इसको अपने को एक रेशियो में, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो आपका मेथड क्या होता है कि जो भी ये रिलेटिव नंबर आ रहे हैं ना, इसमें सबसे छोटा नंबर उठा लो और उससे तीनों नंबर को डिवाइड कर दो। तो 4.4 को डिवाइड किया 2.4 से, 3.6 को डिवाइड किया 2.4 से, 2.4 को डिवाइड किया 2.4 से, तो ये तो आ गया 1, ये आ रहा 1.5, ये आ रहा है 2। अब इसको कन्वर्ट करना है अपने को सिंपल होल नंबर में। तो सिंपल होल नंबर में जैसे कि 1.5 है ना, अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 2 से कर दो। तो सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 3 2। तो ये मेरे पास आ गया बच्चा क्या, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ रेशियो 4 2 4 3 2 4 3 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपने देखा किस तरह से मास परसेंटेज से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। करना कुछ खास नहीं है, सबसे पहले दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालोगे। कैसे निकालोगे, परसेंटेज को डिवाइड करोगे उसके एटॉमिक मास से, परसेंटेज को डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से, नंबर आएगा, उस नंबर को डिवाइड कर देना है सबसे छोटे नंबर से। तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, उस सिंपलेस्ट रेशियो को कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है मेरे को होल रेशियो में, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी फैक्टर से ताकि वो कंप्लीट मेरे पास नंबर आ जाए। तो आ गया मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे कि कार्बन 4 है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, हाइड्रोजन 3 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ऑक्सीजन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16। ये आ गया मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मोलिकुलर मास अपन निकाल चुके थे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, याद आ रहा है वो, तो कितना आ रहा है 186। तो ये तो अपन फॉर्मूला देखा अपन ने कि n कैसे निकालोगे, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मोलर मास है 166, एम्पिरिकल मास है 2, तो n की वैल्यू आ गई 2। यानी कि जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। ये भी फैक्टर अपन देख चुके हैं, तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारे पास आ गया बच्चा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये मेरा आंसर हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो ये हो गया और ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। ऑल्दो थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी इसलिए कई सारे पॉइंट्स अपन ने इसमें डिस्कस कर लिए। मोलर मास वेपर डेंसिटी का रिलेशन आ गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला और n में रिलेशन आ गया है, किस तरह से आप परसेंटेज गिवन है और उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आ चुके हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप इसको घर पे ट्राई करना है, सेम कॉन्सेप्ट ऑल्दो सेम है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच कंटेन इतना परसेंट नाइट्रोजन, इतना परसेंट ऑक्सीजन एंड द मोलिकुलर वेट कंपाउंड का गिवन है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ओके। अच्छा, इसी पे रिलेटेड अभी कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो जस्ट आप यहाँ पे मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि विदाउट सॉल्यूशन इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपका ये जो लेक्चर अगर आपने देखा है यहाँ तक, तो मैं बोलूँगा वो इफेक्टिव तभी रहेगा ये लेक्चर देखना जब आप इन क्वेश्चंस को घर पे पेन से सॉल्व कर रहे हो ऑन योर ओन, ठीक है। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते,
नहीं है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। अभी तक अपन ने लास्ट क्लास में और अभी तक लगभग 4 या 5 फॉर्मूलाज देखे हैं। एक मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तीसरा फॉर्मूला अपन ने देखा वेपर डेंसिटी का, है ना, आज ही। और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला का रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत कम यहाँ पे क्या है, फॉर्मूलाज हैं या कॉन्सेप्ट है, बट उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ वो क्या पूछ सकता है बच्चे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, अलग अलग फैक्टर में। जैसे कि मोलर मास देने के तरीके आपने देखे, वेपर डेंसिटी की टर्म में दे दिया, किसी कंपाउंड में अलग तरह से दिया था। ओके, ये भी सेम है। तो इसका बस स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आप इन क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करें। यहाँ पे करेक्ट आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि बिना सॉल्यूशन को देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खुद से ईमानदारी रखनी है, सेल्फ ऑनेस्टी, ठीक है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन वाले ये वाले क्वेश्चन में करवा देता हूं 1 और 2। कंबशन, ये भी केमिकल रिएक्शन पे है, ठीक है ना। मैं केमिकल रिएक्शन वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें CH4 का, हमसे क्या बोला है, मीथेन का कंबशन करवा दिया। मीथेन का क्या कर दिया आपने, कंबशन करा दिया। तो इसकी बैलेंसिंग वगैरह तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट फिर भी एक क्वेश्चन मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 2 2 2 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास अपनी पूरी की पूरी इसी पे बेस्ट रहेगी। फिर अपन इंट्रोड्यूस कर देंगे लिमिटिंग रिएजेंट को नेक्स्ट क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का। मतलब जो अभी तक तो अपन पढ़ रहे थे, एक बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की कि मोल का मतलब क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एंड सो ऑन। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो मोल कॉन्सेप्ट को अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। वो कैसे करते हैं उसका मैं एक छोटा सा आपको वो दे रहा हूं एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये जो नंबर लिखा होता है ना बच्चा, ये नंबर कैसे लिखते हैं इसको भी समझेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस पे 1 लिखा है, इसका 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अगर 1 मोल आपने लिया तो इसका 2 मोल लगेगा, और इसका क्या बनेगा, 1 मोल, इसका 2 मोल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन में किस तरह से मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका कितना बनाएगा, 1 मोल, और इसका कितना बनाएगा, 2 मोल बनाएगा, ठीक है। तो मोल यहाँ पे फिर सारे एनालिसिस कर सकते हैं, पर मोल की जगह हो सकता है यहाँ पे मास हो, तो इसका मास अपन यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि बताओ यहाँ पे कितना मास, इसके कितने मास से रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल कार्बन का CH4 का मास कितना होता है, 64 ग्राम, सॉरी 12 और 4 16 ग्राम, और एक O2 का होता है 32, तो 2 मोल ऑक्सीजन का कितना हो गया बोलो, 64। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको कि 16 ग्राम इसके 64 ग्राम से रिएक्ट करेगा, ठीक है। या अगर हमें बोला है कि दोनों का वॉल्यूम ले लो STP पर, तो इसका ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका 22.4 लीटर इसके 44.8 लीटर से रिएक्ट करेगा, और इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा एट STP। तो देखो मोल मास वॉल्यूम में रिलेशन दे दिए, ठीक है। तो ये तो आज अपन ने कवर किया है। अब इन सब्सटेंस और इनमें कैसा रिलेशन अपन कंसीडर करेंगे, वो अपन कंसीडर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जो भी आपको आज होमवर्क दिया है, इजी से क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, फिर परसेंटेज कंपोजिशन पे कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर कंबाइन क्वेश्चन भी है। परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला में किस तरह से इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज डू अटेंड द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर देन।